नमस्कार आदाब, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही बेहतरीन सी क्लास में। हम लोग अपनी क्लास 9th के प्यारे बच्चों के साथ बात कर रहे हैं और कक्षा 9th के जो हमारे प्यारे बच्चे हैं उन सभी के साथ डिस्कशन करते हुए उदय बैच आप सभी को पता है कि दोस्तों पीडब्ल्यू परिवार आप सभी के सामने पेश कर रहा है और इसके अंतर्गत आज हम लोग आप सभी के साथ अपना लेक्चर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। अपनी पिछली क्लास के अंदर हम लोग इस चैप्टर से संबंधित जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा था और आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पांस हमारे साथ शेयर किया था। तो दोस्तों मुख्य तौर पर आप सभी को पता है कि आप भारत की किसी भी बोर्ड के अंदर के स्टूडेंट हो, अगर आप लोग क्लास 9th में पढ़ते हैं तो आप सभी के लिए ये हमारा उदय बैच तैयार किया गया है, बनाया गया है और आप सभी को पता है कि इसके अंतर्गत हर एक विषय को बहुत ही पारंगत, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही धुरंधर टीचर्स के द्वारा आप देखते हैं कि पढ़ाया जा रहा है। और ये जो हमारा सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल साइंस वाला चैप्टर है या फिर जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर दोस्तों क्या किया था, सोशल साइंस के अंतर्गत जो आपका इतिहास वाला भाग होता है जिसे हम लोग हिस्ट्री कहते हैं, उसके अंदर एक चैप्टर है जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। इसके लेक्चर नंबर 1 को हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया था और आज की हमारी इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अपना लेक्चर नंबर 2 आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। चलिए समय को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करते, अपनी क्लास को हम लोग शुरू कर देते हैं। आपको इस क्लास को क्या करना होगा दोस्तों, पूरे तौर पर देखना होगा, पूरा का पूरा ध्यान आपको क्लास के अंतर्गत रखना होगा और पूरा फोकस आपको क्लास के अंतर्गत बनाए रखना होगा, तभी आप लोग इस चैप्टर को समझ पाएंगे। और इस चैप्टर को हम लोग कहानी के तरीके से आपके सामने रखेंगे, किसी भी प्रकार की कोई दुविधा, कोई कंफ्यूजन आप सभी के सामने बिल्कुल भी नहीं आने देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों लेक्चर नंबर 2 है फ्रांसीसी क्रांति का सामाजिक अध्ययन, हमारा सब्जेक्ट है, चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति इतिहास से संबंधित। हमारी ये जो क्लास है दोस्तों आप सभी को पता है कि जो हमारा YouTube चैनल है पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम, उस पर आपको होती हुई दिखती हैं और उसी के साथ साथ जो हमारी पीडब्ल्यू की जो ऐप है उस पर भी आपको हमारी ये क्लासेस होती हुई दिखती हैं। और उम्मीद है कि जो हमने आपको होमवर्क दिया था लेक्चर नंबर 1 में उसको आप लोग कर आए होंगे और वो होमवर्क आपको ऐप पर हमारी मिलेगा, तो वहां से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि भाई हमारी आज की इस क्लास में आप और हम किस चीज का अध्ययन करने वाले हैं। एक एक कर इसको हम लोग क्या करते हैं दोस्त, आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, है ना। हम लोग मुख्य तौर पर क्या करें, अपनी आज की इस क्लास में उभरता मध्यम वर्ग, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये क्या होता है, मध्यम वर्ग को हम लोग क्या कहते हैं, साधारण शब्दों में मिडिल क्लास कहते हैं, है ना। तो फ्रांस के अंदर एक नया सामाजिक वर्ग आएगा दोस्तों जिसको मिडिल क्लास या फिर मध्यम वर्ग कहा जाता है। ये कैसे आता है, ये लोग कहां से समाज के अंदर आ जाते हैं, ये फ्रांस की क्रांति में क्या योगदान देते हैं और आखिर क्रांति की शुरुआत किस तरीके से हो जाती है, उसकी पूरी की पूरी रूपरेखा को हम लोग शेयर करेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग जल्दी से क्या करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले क्यों ना क्विकली जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं उसको फटाक से क्या करते हैं, रिपीट कर लेते हैं, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट हमारे नए बच्चों के साथ ना हो। ठीक है, चलिए क्विकली एक बार रिपीट कर लेते हैं कि अब तक हम लोग लेक्चर नंबर 1 में क्या पढ़कर आए हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है कि ये जो हमारा चैप्टर है ये संबंधित है एक शब्द से जिसे कहा जा रहा है फ्रांसीसी क्रांति या फिर फ्रांस की क्रांति। और आप सभी को पता है कि क्रांति का मतलब क्या होता है दोस्त, क्रांति का मतलब होता है विद्रोह, है ना। विद्रोह का मतलब क्या होता है कि जनता सड़कों पर आ गई है और जनता क्या चाहती है, जनता चाहती है परिवर्तन, है ना। जनता बदलाव चाहती है या फिर परिवर्तन चाहती है। और मुख्य तौर पर ये परिवर्तन कहां पर हो रहा है, चैप्टर के नाम से ही स्पष्ट है कि ये जो परिवर्तन है ये यूरोप का एक देश है जिसका नाम है फ्रांस, वहां पर हो रहा है। भैया जी हुआ क्या था कि सन 1774 में 1774 में आप देखते हैं कि फ्रांस के अंदर एक राजा था, वो क्या करता है दोस्तों, राजगद्दी पर बैठता है। और उस राजा का नाम क्या था दोस्तों, उस राजा का नाम था लुई 16वां। और ये जो लुई 16वां था ये बहुत ही बेकार राजा था, जनता को सही तरीके से ये शासन करना नहीं जानता था, निरंकुश राजा था, इस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं था, जिसको जब चाहे पकड़ लेता, जैसा कानून बनाना चाहता वैसा बनाता, जिस देश से युद्ध करना चाहता युद्ध कर लेता, कोई इस पर रोक टोक नहीं थी, कोई इसको रोक नहीं सकता था। और मुख्य तौर पर ये जो राजा था ना ये एक अयोग्य राजा था, एक अच्छा राजा नहीं था और जनता इससे परेशान थी। उसी के साथ हमने ये देखा था कि जो हमारा फ्रांस था उसका जो समाज था, है ना, यानी कि जो फ्रांस की पूरी सोसाइटी थी वो मुख्य तौर पर 3 भागों में बटी हुई थी। इसमें जो हमारा सबसे पहला भाग था उसको हम लोग क्या कह रहे थे, उसको हम लोग प्रथम स्टेट कहते थे। और प्रथम स्टेट के अंदर कौन कौन लोग थे दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो हमारा प्रथम स्टेट था उसके अंतर्गत हमें कौन कौन लोग दिखते थे, जो पादरी, जो धर्म का काम करते थे, उन्हें प्रथम स्टेट में रखा जाता था।
वहीं जो हमारी द्वितीय स्टेट थी दोस्तों, आप सभी को पता है कि उसके अंतर्गत कौन शामिल था, उसके अंदर जो कुलीन वर्ग के लोग हैं, कुलीन वर्ग के लोगों को क्या कहा जाता है, अमीर लोग थे, वो द्वितीय स्टेट के अंदर आते थे। और जो तृतीय स्टेट हुआ करती थी, तृतीय स्टेट क्या थी दोस्तों, तृतीय स्टेट के अंदर जो हमारे किसान भाई थे, हमारे मजदूर थे, किसान हुए, उसी के साथ हम देखते हैं कि मजदूर हुए, महिलाएं हुई, वकील हुए, ये सभी लोग तृतीय स्टेट के अंदर आते थे। अच्छा, पूरे देश के अंदर अगर आपको याद होगा दोस्तों कि जो देश को चलाने का टैक्स था, देश को चलाने के लिए जो पैसा लिया जाता था, जो राजा था क्या करता था, लुई 16, वो सिर्फ तृतीय स्टेट के लोगों से ही लेता था। ये जो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोग थे, ये आराम से अपना जीवन गुजारते थे। अब तृतीय स्टेट के लोगों से टैक्स लिया जाता था और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि राजा बनने के बाद लुई 16 कुछ ऐसे गलत फैसले लेता है जिससे देश की स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती है। सबसे पहले आप देखते हैं कि ये जो राजा था, ये सिर्फ आलीशान महल में रहा करता था, ऊंची ऊंची इमारतें बनवा रहा था, जनता की समस्याओं से उसका कोई लेना देना नहीं था। इसके राजा बनने के बाद देश के अंदर बड़े तौर पर जनसंख्या बढ़ जाती है। जनसंख्या बढ़ तो गई, लेकिन लोगों के पास काम नहीं था। लोगों के पास काम नहीं था तो लोग खाने को तरस रहे थे। उसी समय फ्रांस के अंदर एक और बड़ी समस्या आती है। वो क्या दोस्तों, आप सभी को पता है कि फ्रांस के अंदर बड़े स्तर पर क्या हो जाता है, अनाज की कमी होती है, बारिश नहीं होती, फसल खराब हो जाती है, लोगों के पास ज्यादा खाने को अनाज नहीं होता और इसी वजह से लोग भूखे मरने को तैयार हो जाते हैं। भूखे मरने तक की नौबत आप देखते हैं कि फ्रांस के अंदर आ जाती है और ये जो राजा है वो किसी तरीके का कोई ध्यान नहीं दे रहा। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि उसी कालखंड में, उसी समय के दौरान क्या होता है कि ये जो राजा था, ये क्या करता है, ये दूसरे देश की मदद करने की कोशिश करता है। ये अमेरिका को आजाद कराने की कोशिश करता है और अमेरिका का जो दुश्मन था ब्रिटेन, फ्रांस है ना, ये जो फ्रांस है उसका दुश्मन भी ब्रिटेन था और अमेरिका का दुश्मन भी ब्रिटेन था। तो ये जो राजा था लुई 16, ये अमेरिका की मदद करता है, अमेरिका को आजाद कराने के लिए थोड़ा पैसा उधार देता है। भाई खुद ही के देश में इतने हालात खराब हैं और अपने हालात जो खराब है उस पर ध्यान नहीं दे रहा, दूसरे देश की मदद करने की कोशिश करता है क्योंकि इसे अपने दुश्मन देश को हराना था। और इस वजह से फ्रांस की स्थिति और खराब हो जाती है। फ्रांस का जो खजाना था वो खत्म होने लग जाता है। अब जो ये खजाना खत्म हो रहा है, इस खजाने को दोबारा से भरने के लिए लुई 16 क्या करता है, लुई 16 देश के अंदर जो टैक्स था, जो लोगों से टैक्स लिया करता था, उसको बढ़ा देता है। लेकिन आपको याद है कि सिर्फ टैक्स किन से लिया जाता था, टैक्स जो लिया जाता था वो तृतीय स्टेट के लोगों से लिया जाता था। तो ये जो तृतीय स्टेट के लोग थे वो बहुत ज्यादा परेशान थे। देश में महंगाई बढ़ चुकी है, देश के अंदर लोगों के पास खाने को नहीं है, देश के अंदर लोगों के पास अनाज नहीं है, देश के अंदर जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, देश के अंदर टैक्स राजा बढ़ा रहा है। तो इन सभी चीजों से आप देखते हैं कि जो जनता थी वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और वो क्या करती है, वो मुख्य तौर पर राजा के खिलाफ क्रांति करती है और क्रांति की शुरुआत सन 1789 में होगी। क्या होगी उसे आज समझेंगे। उसी के साथ साथ आप देखें कि जो अब तक हमने फ्रांस का समाज देखा है उसके अंदर हमने प्रथम स्टेट में पादरी लोगों को देखा, द्वितीय स्टेट के अंदर अमीर लोग, कुलीन लोगों को देखा और तृतीय स्टेट के अंदर इन सभी लोगों को देखा। ये जो हमारा मध्यम वर्ग है ये कहां से आया, इसको हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये अब तक का जो हमारा भाग रहा है, चैप्टर की पूरी कहानी को हमने यहां पर आपके साथ लिंक कर दिया है। अब हम लोग अपनी आज की इस क्लास में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये नया मिडिल क्लास वर्ग, ये जो मध्यम वर्ग का ग्रुप था, ये फ्रांस में कहां से आ जाते हैं, ये कौन लोग होते हैं और ये क्रांति के अंदर क्या योगदान देते हैं और फ्रांस की ये जो क्रांति होती है ये क्या बदलाव लाती है। क्या राजा जो लुई 16 है, जनता जो उसके गलत फैसलों से परेशान है, क्या उसको राजगद्दी से हटा दिया जाएगा, क्या होगा लुई 16 का, क्या होगा फ्रांस का और क्या होगा इस क्रांति के अंतर्गत, उसको हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। चलिए इसको करें शुरू से पहले एक बात आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे, वो ये क्या कि ये जो हमारा उदय बैच है भैया जी, उसकी टाइमिंग एक बार आप नोट कर लीजिए ताकि आपके सामने किसी तरीके की कोई दुविधा या फिर कंफ्यूजन किसी प्रकार का नहीं रहे, है ना। तो हमारी क्लासेस दोस्तों आप लोग देखते हैं कि पूरे तौर पर निःशुल्क है ना, पूरे तौर पर फ्री है और हमारी ये जो क्लासेस हैं ये आपको इन टाइमिंग्स के अंदर होती हुई दिख रही है। तो जिन बच्चों को टाइमिंग रिलेटेड कोई इशू था, आप लोगों ने पिछली क्लास में भी लिखा था, तो यहां से आप लोग अपनी टाइमिंग देख सकते हैं, किस दिन कितने बजे कौन कौन से सब्जेक्ट की क्लास होगी। हमारी सोशल साइंस की क्लास आपको सप्ताह में 2 दिन होते हुए दिख रही है, सोमवार को और शनिवार को। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, अब यहां से हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से हर एक बिंदु को, हर एक पॉइंट को हम लोग कहानी के तौर पर आपके सामने रखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अगर आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं, लिखा है भैया जी उभरता हुआ मध्यम वर्ग। अब तक हमने क्या देखा, अब तक हमने ये देख लिया है कि जो फ्रांस का पूरा समाज है वहां पर क्या था दोस्तों, वहां पर हमने 3 वर्गों को देखा था। हमारा जो प्रथम स्टेट था उसके अंदर कौन लोग शामिल थे, उसके अंदर पादरी लोग या फिर चर्च का काम करने वाले लोग शामिल थे।
उसके बाद जो हमारा द्वितीय स्टेट था दोस्त, उसके अंदर कौन लोग शामिल थे? आप सभी को पता है कि द्वितीय स्टेट के अंदर जो कुलीन वर्ग के लोग हैं, कुलीन का मतलब क्या होता है भैया जी? अमीर लोग के, बहुत बड़े रिच लोग, बहुत बड़े अमीर लोगों को द्वितीय स्टेट के अंदर रखा जाता था, माना जाता था। और तीसरा कहलाता था तृतीय स्टेट। और तृतीय स्टेट के अंदर आप सभी को पता है कि जो किसान भाई थे, उसी के साथ जो हमारे मजदूर लोग थे, उसी के साथ जो वकील थे, है ना, महिलाएं थी, वो सभी तृतीय स्टेट के अंदर शामिल थे। फिर आप सभी को पता है, क्या पता है दोस्तों? आप सभी को यह पता है कि भैया जी ये फ्रांस का समाज हुआ करता था, लेकिन फ्रांस के अंदर ये नया उभरता हुआ मध्यम वर्ग कहां से आ गया? ये लोग कौन थे? ये कहां से आए? इसको हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि सन 18वीं सदी में जो बहुत से लोग थे, है ना, आप देखते हैं कि 18वीं सदी के अंतर्गत मुख्य तौर पर जो हमारे बहुत से लोग रहे थे, 18वीं सदी का मतलब कि सन 1700 से सन 1799 का ये जो समय रहा है, इस कालखंड के अंदर आप लोग देखते हैं कि दोस्तों मुख्य तौर पर बहुत से जो लोग थे ना, उन्होंने पैसा कमाना शुरू किया। तो मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि क्या होने लग जाता है दोस्तों, इस कालखंड के अंदर पूरे के पूरे यूरोप के अंदर क्या होने लग जाता है? आप देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, या फिर जिसे हम लोग औद्योगिकरण कहते हैं। इस काल अवधि में 18वीं शताब्दी के आसपास आप लोग क्या देखते हैं कि बड़े स्तर पर क्या होता है दोस्त? बड़े स्तर पर कारखाने खुलते हैं, और इस कारखाने के खुलने की वजह से ही जो लोग पहले गरीब हुआ करते थे, वो लोग क्या करने लग जाते हैं? वो चीजों को बनाने लग जाते हैं, है ना। तो पहले कारखाने थे नहीं। आप देखते हैं कि 18वीं शताब्दी के अंतर्गत ही बड़े स्तर पर यूरोप के अलग अलग देशों में कारखाने खुलने लग जाते हैं, मशीनों का आविष्कार होता है। अब मशीनों के जरिए जो उत्पादन था वो होने लग जाता है, और इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि जो लोग पहले गरीब थे, जो लोग पहले गरीब हुआ करते थे, या फिर जो लोग पहले तृतीय स्टेट के अंदर आया करते थे, इनमें से कुछ लोगों ने क्या किया दोस्तों? इन लोगों ने थोड़ा बहुत पैसा जमा करा हुआ था, और ये जो थोड़ा बहुत पैसा जमा करा हुआ था, इसी की मदद से इन्होंने क्या किया? इसी की मदद से इन्होंने कारखाने वारखाने लगाए, और कारखाने लगाकर इन्होंने सामान को बनाया, और जो सामान बना उसको बेचकर इन्होंने पैसा कमाया। पैसा तो आया, लेकिन ये बहुत ज्यादा अमीर नहीं हुए। ये इतने ज्यादा अमीर नहीं हुए कि ये द्वितीय स्टेट के अंदर आते, और ये इतने भी गरीब नहीं थे कि ये तृतीय स्टेट में रहते। तो एक नया वर्ग आप देखते हैं कि फ्रांस के अंतर्गत आता है। ये लोग कहां से आ रहे हैं? ये लोग तृतीय स्टेट के अंदर ही हैं। ये लोग व्यापारी थे, या फिर ये किसान थे, या फिर ये मजदूर थे। थोड़ा बहुत इनके पास अपनी सेविंग्स थी, अपने संसाधन थे, उनसे ये सामानों को उत्पादित करते हैं, मशीनों को खरीदते हैं, उसके बाद उत्पादन करते हैं, उस बनी हुई वस्तु को बेचते हैं, और उसके बाद ये थोड़े अमीर हो जाते हैं। ये अमीर तो हो गए, लेकिन बहुत ज्यादा अमीर नहीं हुए जैसे कुलीन वर्ग के लोग थे, और ना ये बहुत गरीब रहे। तो इसी वजह से आप देखते हैं कि फ्रांस के अंदर क्या आता है? एक नया वर्ग हमें फ्रांस में देखने को मिलता है। तो ये तो ना तो बहुत ज्यादा अमीर थे द्वितीय वर्ग की तरह, और ना ही ये बहुत गरीब थे तृतीय वर्ग की तरह। एक नया ग्रुप अब फ्रांस के अंदर हमें दिखता है। समाज में, फ्रांस के समाज में एक नया समूह हमें दिख रहा है, जिसे हम लोग मध्यम वर्ग कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं दोस्तों? इसको हम लोग मध्यम वर्ग के तौर पर देखते हैं। और इस ग्रुप के अंदर जो अधिकतर लोग थे वो क्या थे? पढ़े लिखे थे। ये जो मध्यम वर्ग के अंदर आपको लोग दिख रहे हैं, इसके अंदर अधिकतर पढ़े लिखे लोग थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, जो फ्रांस के अंदर क्या करते थे? जो पढ़ने लिखने का काम करते थे। वकील थे, अधिकारी थे। प्रशासनिक अधिकारी का मतलब होता है जो फ्रांस के प्रशासन में, जो फ्रांस में राजा के जो फैसले होते हैं उनको जनता में लागू करते थे, वो इस कैटेगरी के अंदर, मध्यम वर्ग के अंदर शामिल होते हैं। तो ये पूरी की पूरी कहानी रही। तो मुख्य तौर पर हमने देखा कि जो मध्यम वर्ग था ये तृतीय स्टेट के अंदर ही आया था, तृतीय स्टेट से ही आया था। ये लोग पहले गरीब थे, थोड़ा बहुत पैसा जोड़कर अपना काम शुरू करते हैं। इनके पास पैसा आने के बाद ये उत्पादन करते हैं जिन वस्तुओं का, उनको बेचकर पैसा कमा लेते हैं। हाँ, अब ये गरीब नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा भी अमीर नहीं है, और इस वजह से ये कि नई कैटेगरी, एक नया वर्ग फ्रांस के समाज में हमें दिखता है, जिसे मध्यम वर्ग कहा जाता है, मिडिल क्लास। ना तो बहुत अमीर, ना ही बहुत गरीब, ठीक है। और इसके अंदर जो अधिकतर लोग हैं वो आपको पढ़े लिखे दिख रहे हैं। अब देखिए, आप सभी को पता था कि मुख्य तौर पर फ्रांस के अंदर क्या हो गया था, आपको याद होना चाहिए। हमें याद है कि जो लुई 16 था, या फिर जो हमारा लुई 16वां था, वो क्या कर रहा था दोस्तों? आप सभी को पता है कि जो लुई 16वां था, उसको देश का जो खजाना पूरे तौर पर उसने खाली कर दिया था। सारे जो भी उसके फैसले थे वो बिल्कुल बेकार थे। देश की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, और देश में ये जो हालत खराब हो गए थे, इसको सही करने के लिए लुई 16 ने क्या कहा? लुई 16 ने कहा कि भैया मैं ना अब टैक्स को बढ़ा रहा हूं, मैं देश में लोगों से और पैसा वसूल करूंगा ताकि मैं देश को सही तरीके से चला सकूं। ये लुई 16 का मानना था। कि वो क्या करने लगा? वो मुख्य तौर पर जो तृतीय स्टेट है ना, जो तृतीय स्टेट के लोग हैं, उनसे क्या करने लगा? उनसे टैक्स की मांग करने लगा कि भैया मुझे टैक्स चाहिए।
अब आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर टैक्स और भोजन की कमी हमें फ्रांस के अंदर दिख रही थी, और जिसकी वजह से जो मुख्य तौर पर किसान और मजदूर लोग थे वो बहुत ज्यादा परेशान थे, है ना। किसान और मजदूर लोग जो तृतीय स्टेट के अंदर आते थे वो परेशान थे कि नहीं थे? जी हां, खाने को उनको मिल नहीं रहा था, उनके पास कोई काम था नहीं, उनके ऊपर आप देखते हैं कि अनाज की सुविधा थी नहीं, और उसके बाद ये टैक्स भी राजा बढ़ा रहा था, तो जनता परेशान हो गई थी। जनता कह रही थी कि भैया जी ये राजा बहुत गलत कर रहा है, और अब जनता आर और पार की लड़ाई के लिए तैयार थी कि या तो अब राजा रहेगा लुई 16 या तो अब हम शासन को संभालेंगे, है ना। तो धीरे धीरे जो किसान थे, मजदूर थे, उनमें गुस्सा भर चुका था और वो आंदोलन करने के लिए, आंदोलन का मतलब होता है कि वो सड़कों पर आने के लिए तैयार थे और राजा के खिलाफ अपनी बात को बताने के लिए तैयार थे। फिर आप लोग क्या देखते हैं कि मुख्य तौर पर ये जो आंदोलन होते हैं इसमें समाज में कोई ज्यादा बड़ा बदलाव आप देखते हैं कि नहीं आया। हाँ, ये जो लोग थे, जो किसान थे और मजदूर थे, ये सड़कों पर आते हैं और सड़कों पर आने के बाद ये थोड़ा बहुत विरोध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे क्या फ्रांस में बदलाव आता है? नहीं। जनता परेशान थी, ये लोग सड़कों पर आते हैं, आंदोलन करते हैं, लेकिन इससे फ्रांस में ना तो राजा को कोई फर्क पड़ा और ना ही फ्रांस के शासन में कोई बदलाव आया। तो जो ये बदलाव करने की कोशिश की जा रही थी, आपको दिखता है कि इससे कोई ज्यादा बड़ा परिवर्तन नहीं आता, है ना। तो जो फ्रांस के किसान और मजदूर लोग थे ये परेशान थे, सबसे ज्यादा तृतीय वर्ग के जो लोग थे, और ये अपने परेशानी के लिए आते हैं सड़कों पर, लेकिन जो इनका ये आंदोलन था, ये विद्रोह था, इसको क्या किया जाता है? ज्यादा सफलता नहीं मिलती है, और आप देखते हैं कि इससे फ्रांस में कोई परिवर्तन नहीं आता। अब यहां पर कहानी में एंट्री हो जाती है किसकी दोस्तों? यहां पर कहानी में एंट्री होती है मध्यम वर्गीय लोगों की। और मैंने आपको बताया मध्यम वर्गीय लोग कौन है दोस्तों? मध्यम वर्गीय जो लोग हैं ये सारे क्या है दोस्तों? आप देख रहे हैं कि पढ़े लिखे हैं। ये जितने भी मध्यम वर्ग के लोग हैं ये समझदार हैं, ये पढ़े लिखे लोग थे, है ना। और ये लोग क्या करते हैं? अब ये लोग जिम्मेदारी को उठाते हैं। जो मध्यम वर्ग के लोग थे इनको समझ में आ गया, क्योंकि मध्यम वर्ग के लोग भी पहले गरीब थे, तो ये गरीब लोगों से क्या करते हैं? कनेक्शन से अपने हिसाब से जुड़ता हुआ देखते हैं। मध्यम वर्ग की जो ये नया वर्ग बना था फ्रांस के अंदर, ये पहले तो गरीब ही थे, है ना। उसके बाद इनके पास थोड़े संसाधन आ गए थे। तो जो मध्यम वर्ग के लोग थे, जब उन्होंने देखा कि किसान मजदूरों ने विरोध किया लेकिन उस विरोध को कोई समाधान नहीं हुआ, उसके बाद अब इस विरोध को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आप क्या देखते हैं दोस्तों? हमारे मध्यम वर्ग के लोग रखते हैं। और ये मध्यम वर्ग के लोग क्या करते हैं? पूरा का पूरा ये जो हमारा फ्रांस है उसमें सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने की और बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं मध्यम वर्ग के लोग? एक नई कहानी की शुरुआत यहां से हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्या जिम्मेदारी मध्यम वर्ग के लोग देखते हैं, इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो मध्यम वर्ग के लोगों को समझ में आ गया था क्या कि भैया जी हमारी जो जनता है ना वो मुख्य तौर पर पढ़ी लिखी नहीं है, है ना। हमें पता है कि जो तृतीय स्टेट के अंदर लोग थे, चाहे किसान हुए, चाहे मजदूर हुए, चाहे महिलाएं हुई, उसी के साथ हमारे जो भूमिहीन किसान हुए, गुलाम हुए, वो सभी क्या थे दोस्तों? अपने अधिकारों के बारे में जानते नहीं थे। जो राजा कह दिया करता था उसे पत्थर की लकीर माना करते थे, कि राजा ने जो फैसला ले लिया उस समय जनता उसको बहुत ज्यादा सम्मानपूर्वक मान लिया करती थी। लेकिन जो मध्यम वर्ग के लोग थे ये पढ़ने का काम करते थे, इन्होंने अध्ययन किया था। तो आप देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति अध्ययन कर लेता है, जब आप पढ़ लिख लेते हैं, तो आपके अधिकारों के बारे में पता होता है। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं और आपके साथ कोई अनपढ़ व्यक्ति हो, मान लीजिए, है ना। अब अनपढ़ व्यक्ति जो है उसको अपने अधिकारों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। एक अनपढ़ व्यक्ति को आप देखते हैं कि आसानी के साथ बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं तो क्या कोई आपको बेवकूफ बना पाएगा? नहीं। क्या कोई आपको अपने हिसाब से चला पाएगा? नहीं। आपको पता है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। तो एक समझदार व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति आपको मुख्य तौर पर दिखता है। और जो मध्यम वर्ग के लोग थे ना, उनको यह बात समझ में आ गई थी कि जो तृतीय स्टेट के लोग हैं ये अभी क्या है, ये समझदार नहीं हुए हैं, इनको पढ़ाने की जरूरत होगी, इनके दिमाग को खोलने की जरूरत होगी। और क्या किया जाता है? तो ये जो मध्यम वर्ग के लोग हैं दोस्तों, ये क्या करते हैं? उस समय के जो बहुत से दार्शनिक हैं, दार्शनिक का मतलब क्या होता है? उस समय के जो दुनिया के बहुत बड़े थिंकर हैं, जो विचारों को प्रस्तुत करते हैं, है ना। आप क्या देखते हैं कि जो मध्यम वर्ग के लोग थे उस समय के अंदर जॉन लॉक हुआ करते थे, हाँ, है ना। आपको दिख रहा है दोस्तों, ये हमारे जॉन लॉक भाई साहब हैं। उसी के साथ आपको दिखता है कि रूसो, ये हमारे रूसो भाई साहब हैं, है ना। तो जो फ्रांस के अंदर मुख्य तौर पर आपको क्या दिख रहा है? फ्रांस के अंदर मुख्य तौर पर जो हमारा समाज था और इस समाज के अंदर मौजूद जो हमारा मध्यम वर्ग था, ये मध्यम वर्ग के लोग क्या करते हैं? मध्यम वर्ग के लोग उस समय के अंतर्गत जो बड़े बड़े दार्शनिक हैं, बड़े बड़े विचारक हैं, उनकी बातों को क्या करते हैं? समाज में लाने की कोशिश करते हैं। और ये जो विचारक हुए थे दोस्तों, ये क्या करते हैं? इन विचारकों का यह कहना था, हमारे रूसो भाई साहब हुए या फिर आप लोग देख रहे हैं कि जॉन लॉक हुए, इन लोगों ने क्या किया था? इन लोगों ने समाज में सबके समान अधिकार की बात की थी। जितने भी विचारक हुए थे इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबके लिए समान अधिकारों की बात की थी कि देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो देश में रह रहा है तो ये जो
पादरी वर्ग का, द्वितीय वर्ग का और तृतीय वर्ग का ये जो ढांचा बनाया हुआ ये गलत है। देश में रहने वाला हर व्यक्ति समान हो और सबको समान अधिकार मिले, देश में जनता को क्या मिले, सम्मान मिले, सबको समान अधिकार मिले। कुछ ऐसी बात आप देखते हैं कि दार्शनिक कर रहे थे और समान कानून की बात, सबको समान अवसर मिले, ये बात मुख्य तौर पर मध्यम वर्ग के लोग तृतीय वर्ग के लोगों तक पहुंचाना चाह रहे थे। और इसके लिए मुख्य तौर पर क्या किया, इसके लिए मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि जो ये दार्शनिक रहे, जो ये अलग अलग भिन्न भिन्न दार्शनिक रहे, इनकी बातों तक क्या था, तृतीय वर्ग के लोगों तक, तृतीय वर्ग का मतलब जो हमारे किसान भाई थे, जो हमारे मजदूर भाई थे, इन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किन्होंने ली, हमारे मध्यम वर्ग के लोगों ने ली, जो पहले से पढ़े लिखे थे। अब परेशानी ये थी कि जितने भी हमारे तृतीय वर्ग के अंदर लोग थे ना, ये अनपढ़ थे। अब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, जो पढ़ना नहीं जानता, उसको आप किताब दे देंगे, भैया जी पढ़ लो, ये ना रूसो की किताब है, इसके जरिए तुम्हें अधिकारों के बारे में पता चल जाएगा, ये पढ़ लो, ये जॉन लॉक की किताब है। आपको पता है कि फ्रांस के अंदर जो तृतीय वर्ग के अंदर अधिकतर लोग थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो अनपढ़ थे। और इसीलिए क्या किया जाता है, इसीलिए जो मध्यम वर्ग के लोग थे वो क्या करते थे, वो उनको पढ़कर सुनाया करते थे। देखिए कितना बड़ा बदलाव लाने की कोशिश मध्यम वर्ग के लोग कर रहे हैं, क्योंकि मध्यम वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं तृतीय वर्ग के साथ, है ना। ये जो मिडिल क्लास लोग हैं ये जुड़े हुए हैं गरीब लोगों के साथ, और उनको पता है कि गरीब लोगों के साथ गलत हो रहा है, राजा गलत कर रहा है, ये अमीर लोग गलत कर रहे हैं, ये पादरी लोग गलत कर रहे हैं। और इसीलिए ये जो मध्यम वर्ग के लोग हैं ये तृतीय वर्ग के लोगों को, गरीब लोगों को क्या करते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है उनको अधिकारों के बारे में बताते हैं। कैसे, उनको पूरी की पूरी जो कहानियां हैं उनके अधिकार, उनको सुनाया जा रहा है कि देश क्या होता है, देश में रहने वाले नागरिकों के क्या अधिकार होते हैं। इन सभी विचारकों की जो भिन्न भिन्न ग्रंथ थे, भिन्न भिन्न किताबें थी, उनको क्या किया जाता है, उनको लोगों को सुनाया जाता है ना, ताकि ये जो फ्रांस के अंदर रहने वाले गरीब जनता है वो अपने अधिकारों को जाने, समझे और पढ़े। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा बदलाव आप देखते हैं कि फ्रांस के ये जो उभरता हुआ मध्यम वर्ग था ये कर रहा था। अच्छा, इसी के साथ क्या होती है दोस्तों, इसी बीच लोगों में ये बात फैलने लग जाती है कि भैया जो लुई 16 है ना वो टैक्स को बढ़ाना चाहता है। ये तो आपको पता है ना, आप सभी को पता है कि जो हमारा ये जो हमारा मध्यम वर्ग था ये क्या कर रहा है, मध्यम वर्ग जो था ये मुख्य तौर पर जो पढ़ी लिखी जनता नहीं थी, ये जो हमारे तृतीय वर्ग के पढ़े लिखे लोग नहीं थे, इनको क्या कर रहा था, इनको अधिकारों के बारे में बता रहा था कि आप सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए। ये जो राजा है ना, ये राजा जो आपको क्या करता है, बहुत अपमान करता है आपका, आपको कोई अधिकार नहीं देता, आपको एक क्या करता है, जानवर के तरीके से रखता है। तो ऐसा नहीं करना है, आपके एक इंसान होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते अधिकार हैं और उन अधिकारों की रक्षा करना राजा का काम है। ये बात मध्यम वर्ग के लोग तृतीय वर्ग के लोगों को बता रहे हैं और तृतीय वर्ग के लोगों की बात समझ में आ रही है कि हाँ भाई बात तो सही है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। तृतीय वर्ग के लोगों में ये बात धीरे धीरे समझ में आने लगती है और उसी समय एक बात उठने लग जाती है कि लुई 16 टैक्स को बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि लुई 16 देखता है कि उसका खजाना खत्म हो रहा है, क्योंकि जो भी फैसले उसने लिए थे वो देश के लिए नुकसानदायक हो रहे थे। अब जनता क्या थी दोस्तों, जनता इस फैसले की वजह से, इस खबर की वजह से बहुत ज्यादा आक्रोशित हो जाती है। कौन सी जनता आक्रोशित होगी, क्या प्रथम वर्ग के लोग होंगे, क्या द्वितीय वर्ग के लोग होंगे? जल्दी कमेंट करके बताइए कि जब लुई 16 ने कहा कि भैया हम टैक्स को बढ़ाएंगे तो किन लोगों में गुस्सा भरा होगा, प्रथम वर्ग के लोगों में, द्वितीय वर्ग के लोगों में? आप सभी को पता है दोस्तों, जल्दी से आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि जो तृतीय वर्ग के लोग थे, जिनसे टैक्स लिया जाना था, जिनसे टैक्स लिया जाता था, वो सबसे ज्यादा परेशान थे। उनके ऊपर कोई ध्यान भी नहीं दिया जा रहा था, तो वो गुस्से में क्या हो जाते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और लोग क्या करते हैं कि भैया जी अब तो बहुत हो गया, उनको अधिकारों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल चुकी है और उनको समझ में आ गया कि जो राजा है लुई 16 गलत तरीके से देश को चला रहा है। और इसीलिए क्या किया जाता है, अब ये लोग मुख्य तौर पर क्या करते हैं, राजा के विरोध में इकट्ठे हो जाते हैं। और यहां से आप देखते हैं कि क्या होगा दोस्तों, अब यहां से फ्रांस के अंदर जो क्रांति है उसकी शुरुआत होगी। ठीक है, अब ये जो तृतीय वर्ग के लोग हैं वो कहेंगे कि भैया जी अब तो ऐसी की तैसी कर देंगे, अब तो आर और पार की लड़ाई होगी। या तो राजा का ये जो फरमान है कि भैया जी टैक्स बढ़ाया जा रहा है, या तो राजा अपनी बात मनवा लेगा या फिर हमारी बात को सुना जाएगा। जनता गुस्से में थी और जनता के अंदर ये हौसला कैसे आया, जो फ्रांस के ये तृतीय वर्ग के लोग थे, इनमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई? ये तो दबे कुचले लोग थे, इनमें इतनी पावर कैसे आई? इनमें पावर आई क्योंकि इन लोगों ने पढ़ा। तो इसीलिए कहा जाता है भाई पढ़ाई करो, पढ़ाई करोगे तो तुम्हें अपने अधिकारों के बारे में पता होगा और फिर कोई लुई 16 या फिर कोई शासक या फिर कोई नेता तुम्हें दबा नहीं सकता। एक अनपढ़ व्यक्ति को आसानी से दबाया जा सकता है, एक अनपढ़ व्यक्ति को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आपको अपने अधिकारों के बारे में पता है तो आप क्या कर देंगे, भैया जी
ऐसा नहीं चलेगा, यहां पर हमें पता है कि हमारा अधिकार है और आप हमें रोक नहीं सकते। और कुछ यही फ्रांस के अंदर हो रहा है दोस्तों। आप देखते हैं कि अब जो तृतीय वर्ग के लोग थे उनको भैया जी अपने अधिकारों के बारे में जानकारी मिल चुकी थी। ठीक है, अब फ्रांस में क्या होगा, फ्रांस की जो क्रांति है इसकी कहानी को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक एक कर आप सभी के सामने डिस्कशन करते हैं। ठीक है, जनता सड़कों पर आ चुकी है और लुई 16 के खिलाफ माहौल बन चुका है और जनता ये जो टैक्स बढ़ाया जा रहा है ना, जनता ये जो टैक्स बढ़ाया जा रहा है, जो ये कानून बनाया जा रहा है, लुई 16 कह रहा है कि भैया देश में मैं पैसा बढ़ाऊंगा, तृतीय स्टेट से लूंगा। इसके लिए क्या किया जाता है कि स्टेट जर्नल की असेंबली बुलाई जाती है। क्या होता है, लुई 16 क्या करता है दोस्तों, एक मीटिंग बुलाता है ना, ये जो लुई 16 है ये एक मीटिंग बुलाता है ना, और इस मीटिंग को हम लोग क्या कह रहे हैं, इस मीटिंग को हम लोग स्टेट जनरल कह रहे हैं, स्टेट जनरल की असेंबली कह रहे हैं, स्टेट जनरल है ना, कि एक मीटिंग बुलाई जाती है और मुख्य तौर पर क्या किया जाता है इस मीटिंग के अंदर, मुख्य तौर पर यह फैसला लिया जाएगा, क्योंकि जनता तो सड़क पर आ गई है और जनता कह रही है कि हम तो टैक्स बढ़ने नहीं देंगे। तो लुई 16 को समझ में आया कि हाँ जनता सड़कों पर आ गई है, टैक्स बढ़ाने से पहले ना एक बार इनकी बातों को सुन लेते हैं, ये क्या कहना चाह रही है। तो जनता की बातों को सुनने के लिए आप देखते हैं कि एक मीटिंग होती है और इसी मीटिंग को क्या कहा जा रहा है, इसे स्टेट जनरल की असेंबली या फिर स्टेट जनरल की मीटिंग कहा जाता है। ये मीटिंग कब हो रही है दोस्तों, आप देखते हैं कि 5 मई 1789 को आप देखते हैं कि हो रही है और इसके अंदर लगभग 1200 है ना, 1200 जो लोग थे है ना, प्रतिनिधि का मतलब क्या होगा कि टोटल 1200 लोगों को क्या किया जाता है इस मीटिंग के अंदर, इस असेंबली के अंदर बुलाया जाता है। तो लगभग 1200 लोगों को आप देखते हैं कि इस असेंबली में बुलाया जाता है। कौन कौन लोग हैं, कहां से आते हैं, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारा आप देखते हैं कि जो प्रथम स्टेट था, प्रथम स्टेट से आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों, प्रथम स्टेट से 300 लोगों को बुलाया जाता है, यानी कि जो पादरी वादरी ग्रुप था वहां से 300 लोगों को, क्या हमें देश में कानून टैक्स बढ़ाना है या फिर नहीं बढ़ाना, इस पर डिस्कशन करने के लिए पहले समूह से आप देखते हैं 300 लोगों को बुलाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जो दूसरा स्टेट है, यानी कि जो हमारा कुलीन वर्ग है ना, जो फ्रांस में जो कुलीन वर्ग है वहां से भी क्या किया जाता है, वहां से भी 300 लोगों को बुलाया जाता है। और जो तृतीय स्टेट है, तृतीय स्टेट का मतलब जो हमारी महिलाएं हुए, हमारे किसान हुए, हमारे गुलाम लोग हुए, व्यापारी लोग हुए, वहां से क्या किया जाता है, वहां से 600 लोगों को बुलाया जा रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो टैक्स बढ़ने की बात जब फैल चुकी है, जनता सड़कों पर आ चुकी थी, जनता को देखने के बाद लुई 16 को लगा कि भैया जी यहां तो मामला खराब हो सकता है, और लुई 16 कहता है क्या बातें हैं इनकी बात को जरा सुन लेते हैं, वरना तो ये तो मुझे हटा देंगे। फिर क्या हुआ दोस्त, फिर आप देखते हैं कि मीटिंग बुलाई जाती है। अब इस मीटिंग में जो फ्रांस का समाज था 3 भाग में बटा हुआ था, मुख्य तौर पर हर एक भाग से आप देखते हैं कि अलग अलग लोगों को बुलाया गया। प्रथम भाग से हमने देखा कि 300 लोगों को बुलाया गया पादरी के ग्रुप से, द्वितीय स्टेट से 300 लोगों को बुलाया गया और जो तृतीय स्टेट है वहां से 600 लोगों को बुलाया गया। तो टोटल 1200 लोग आप देखते हैं कि इसके अंदर आते हैं, इस मीटिंग के अंदर शामिल होते हैं, है ना। अच्छा देखो कितनी खतरनाक चीज यहां पर, लुई 16 जो था वो चालाक आदमी था भैया, वो बहुत ही शैतान आदमी था और उसको पैसा बढ़ाना था, उसको टैक्स बढ़ाना था, वो थोड़ी चाहता था जनता की भलाई हो। लुई 16 को जनता की भलाई से कोई लेना देना नहीं था। उसने तो सोचा था कि मैं जनता को बुला लूंगा, इन्हें अपनी बातों में घुमा दूंगा और उसके बाद टैक्स बढ़ा लूंगा, और ये तो बेवकूफ लोग हैं, इन्हें तो कुछ नहीं पता, इनको अधिकारों के बारे में कोई जानकारी नहीं है और मैं इनको अपने हिसाब से चला लूंगा। कुछ ये सोच आप देखते हैं कि लुई 16 की थी, लुई 16 की थी। फिर आप लोग क्या देखते हैं कि भैया जी जो हमारे किसान लोग थे, जो हमारे मजदूर लोग थे, उनको इस असेंबली में शामिल होने ही नहीं दिया। कौन लोग सबसे ज्यादा परेशान थे, किसान, मजदूर, गुलाम, महिलाएं, है ना, ये लोग जो तृतीय स्टेट के अंदर थे ये सबसे ज्यादा परेशान थे कि नहीं थे। जी हां, देखो कितनी चालाकी चली लुई 16 ने। लुई 16 ने कहा कि मैं सब वर्ग से, प्रथम वर्ग से 300 लोगों को बुलाया, उसके बाद द्वितीय वर्ग से, द्वितीय स्टेट से 300 लोगों को बुलाया और तृतीय स्टेट से 600 लोगों को बुलाया। लेकिन ध्यान से सुनिए, इन 600 लोगों में कोई भी किसान नहीं था, इन 600 लोगों में किसी भी मजदूर को आने नहीं दिया गया, इन 600 लोगों में किसी भी गुलाम को आने नहीं दिया गया, इन 600 लोगों में किसी महिला को आने नहीं दिया। भाई जिनकी परेशानी है उन्हीं को इस मीटिंग के अंदर डिस्कशन के लिए आने नहीं दिया गया। कितनी गलत बात है, चला के चल रहा है लुई 16, देखो आप यहां पे। फिर क्या होता है दोस्तों, लेकिन आपको पता है कि जो हमारे ये किसान थे, हमारे ये जो मजदूर थे, ये परेशान थे, तो ये क्या करते हैं दोस्तों, ये अपनी शिकायतों को इन 600 लोगों के पास भेजते हैं। जो 600 लोग थे जिनमें
आपको बिजनेसमैन वगैरह दिख जाते हैं। ये जो 600 लोग थे इनमें व्यापारी वर्ग के लोग मुख्य तौर पर बुलाए जाते हैं। तो ये जो 600 लोग थे, आप क्या देखते हैं, जो किसान थे, मजदूर थे, जो परेशान थे वास्तविकता में, ये क्या करते हैं, ये चिट्ठियां लिखते हैं भैया जी कि हमारी परेशानियों को देखो और बताओ राजा को कि कितनी परेशानियां चल रही हैं देश के अंदर। तो क्या किया जाता है, ये जो 600 लोग थे इनके पास शिकायतें भेजी जाती हैं किसानों और मजदूरों के द्वारा, और आप देख पा रहे हैं लगभग 40,000 से भी ज्यादा चिट्ठियां ये 600 लोग लेकर पहुंचते हैं मीटिंग के अंदर। 40,000 से भी ज्यादा चिट्ठियां लेकर पहुंचे हैं, अलग अलग शिकायतें लेकर। आप देखते हैं कि जो किसानों की, मजदूरों की शिकायतें थी वो लेकर पहुंचाई जाती है। अच्छा, ये सब चीजें यहां पर आपको होते हुए दिख रही हैं, ठीक है। अब देखिए ये सारा का सारा चीजें चल रही है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जो लुई 16वां था ये बहुत ही षड्यंत्रकारी राजा था। ये नहीं चाहता था कि जनता की भलाई हो, ये नहीं चाहता था कि जनता का फायदा हो, ये चाहता था कि भैया इसका शासन चलता रहे, ये अपने हिसाब से मौज मस्ती करता रहे और ये टैक्स को बढ़ा दे। ये चालाकी लुई 16 करना चाह रहा था। अच्छा, अब मीटिंग के लिए सब जुड़ चुके थे और इसके अंदर 300 लोग प्रथम स्टेट से आए थे, 300 लोग द्वितीय स्टेट से आए थे और 600 लोग हमारी तृतीय स्टेट से आए थे। अब देखिए क्या होता है। हम देखते हैं कि इस मीटिंग के अंदर फैसला लेने के लिए कि क्या हमें टैक्स बढ़ाना है या फिर नहीं बढ़ाना, इसके लिए क्या था, इसके लिए यह कहा गया कि भैया जी हम ना वोटिंग करेंगे। एक प्रकार से क्या करेंगे, एक प्रकार से हम लोग वोट करेंगे, मत करेंगे, है ना, कि वोटिंग कर लेंगे कि क्या हमें देश में टैक्स को बढ़ाना है। अगर ज्यादा लोगों ने कहा कि भैया जी हाँ बढ़ाना है तो बढ़ा देंगे, वरना तो टैक्स नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखो चालाकी कितनी खतरनाक यहां पर लुई 16 चलने वाला है दोस्तों। अब आप देखिए कि क्या था कि इसमें क्या देश के अंदर टैक्स को बढ़ाना है या फिर नहीं बढ़ाना, इसके लिए क्या किया गया, एक नियम बनाया गया और इस नियम के अनुसार क्या कहा गया, हर जो स्टेट थी उसको एक वोट दिया गया। यह कहा गया कि जितनी भी हमारी स्टेट है, प्रथम स्टेट को एक वोट, द्वितीय स्टेट को एक वोट और तृतीय स्टेट को एक वोट, के सबको तीनों को एक एक वोट दिया गया। ठीक है, अब आप लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको याद होगा, प्रथम स्टेट में 300 लोग हैं, द्वितीय स्टेट में 300 लोग हैं और तृतीय स्टेट में 600 लोग हैं। अब किसमें लोग ज्यादा हैं, आपको पता है जो तृतीय स्टेट थी इसमें डबल दिख रहे हैं आपको, है ना। तो जो तृतीय स्टेट थी इसमें 600 लोग हैं, तो तृतीय स्टेट के लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ज्यादा हैं तो हमें ज्यादा वोटिंग का अधिकार हो, यानी कि जो हमारा वोट है उसकी वैल्यू को डबल गिना जाए, है ना। लुई 16 ऐसा नहीं करना चाह रहा था। लुई 16 को पता था कि अगर तृतीय स्टेट के लोगों को डबल वोटिंग की पावर दे दी तो ये मेरे खिलाफ क्या कर देंगे, फैसला दिलवा देंगे और फिर कानून को ऐसा बनवा देंगे जिससे टैक्स नहीं बढ़े। तो वो कितनी चालाकी यहां पर लुई 16 कर रहा है। आप लोग देखते हैं कि ये क्या देश में टैक्स को बढ़ाना है या फिर नहीं बढ़ाना, इसके लिए नियम बनाया गया और हर स्टेट, प्रथम स्टेट के पास एक वोट, द्वितीय स्टेट के पास भी एक वोट और तृतीय स्टेट के पास भी एक वोट दिया गया। लेकिन जो तृतीय स्टेट के लोग थे उन्होंने कहा कि भैया ऐसा नहीं चलेगा, हम लोग 600 हैं, हम डबल हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हम एक वोट तो नहीं लेंगे, हम तो एक वोटिंग को नहीं मानेंगे। अब तो चालाकी हो जाती, तो प्रथम स्टेट द्वितीय स्टेट ये दोनों एक हो जाते, ये कहते कि भैया जी नहीं नहीं नहीं, देश में टैक्स को हम बढ़ाएंगे, है ना। वो तो राजा के साथी थे, पादरी वर्ग और अमीर वर्ग, ये तो राजा के दोस्त थे, ये तो राजा के साथ जाते। और राजा चालाक था, उसने क्या किया, इन तीनों ग्रुपों को एक एक वोटिंग का अधिकार दिया। लेकिन तृतीय स्टेट में डबल दिख रहे हैं लोग और तृतीय वर्ग के लोगों ने कहा कि भैया जी राजा की नहीं चलेगी। यहां पे क्या होगा, यहां पर यह कह दिया गया कि भैया जी हमारा जो वोटिंग है हम इसको एक वोट के तौर पर नहीं, इसको हमें डबल मुख्य तौर पर देखना होगा। और उसी के साथ आप देखते हैं जो लुई 16 था वो कहता है कि ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगा। लुई 16 को पता था कि अगर तृतीय वर्ग के, तृतीय जो स्टेट है इनके पास ज्यादा पावर आ गई वोटिंग की तो ये मेरा पूरा खेल खराब कर देंगे। तो राजा कहता कि भैया जी हम नहीं मान रहे। आप देखेंगे जो लुई 16 था ये इस मीटिंग के अंदर तृतीय स्टेट को एक और वोटिंग देने से मना कर देता है। फिर क्या होता है दोस्तों, घटना आगे बढ़ती है। मई के महीने में ये मीटिंग होती है, आपको पता था जैसे। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या देखते हैं कि मुख्य तौर पर 20 जून आ जाता है। 20 जून, ठीक है, 20 जून 1789। यहां पे क्या होता है कि जो तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि थे, तृतीय स्टेट के ये जो 600 लोग थे, ये मुख्य तौर पर क्या करते हैं दोस्तों, ये एक टेनिस कोर्ट के अंदर जमा होते हैं और अपनी नेशनल असेंबली बनाते हैं। ये राजा के द्वारा नहीं बुलाई गई है ना, ये राजा ने नहीं बुलाया। अब ये जो तृतीय स्टेट के लोग थे मई के महीने में मिले और ये राजा से कह रहे थे कि हमारी बात को मानो। लेकिन राजा ने क्या कहा कि मैं तो हर एक ग्रुप को एक समान वोटिंग का अधिकार दूंगा और उसके हिसाब से तय करेंगे कि क्या देश में टैक्स को बढ़ाना है या फिर नहीं बढ़ाना। लेकिन तृतीय वर्ग के लोगों ने कहा कि हम डबल हैं तो हमें ज्यादा वोटिंग का अधिकार मिले। लुई 16 ने कहा कि ऐसा नहीं होगा और उसके बाद जो वो मीटिंग हुई थी वो आप देखते हैं कि बिना किसी फैसले के समाप्त हो जाती है। टाइम गुजरता है। जून के महीने में आप देखते हैं कि जो 600 लोग थे तृतीय स्टेट के, ये अपनी ही एक प्रकार से मीटिंग करते हैं।
ठीक है। और एक टेनिस कोर्ट का मतलब होता है जहां पर टेनिस को खेला जाता है, वहां पर ये लोग क्या करते हैं, मिलते हैं। एक नेशनल असेंबली का मतलब है कि देश की असेंबली, देश की मीटिंग ये लोग इसे कहते हैं। ये 600 लोग यहां पर मिलते हैं और इसके अंदर ये लोग क्या कहते हैं, इसके अंदर ये 600 के 600 लोग कहते हैं कि भैया जी अब बहुत हुआ, ये जो राजा है ना ये हमारी बातों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, अब हम इस राजा को क्या करेंगे, इसकी शक्तियों पर लगाम लगाएंगे और अब देश को क्या करेंगे, देश को संविधान से चलाएंगे। ठीक है। तो अब आप क्या देखते हैं कि मुख्य तौर पर ये जो देश की जनता थी, तृतीय वर्ग के ये जो लोग थे, ये देश को क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अब देश संविधान से चलेगा। संविधान का मतलब कि भैया जी अब देश को ना, देश को चलाने के नियम होंगे, देश को चलाने के नियम होंगे, नियम लिखे जाएंगे और राजा को भी नियमों के हिसाब से चलना होगा। ये बात आप देखिए देश के अंदर ये जो 600 लोग थे, तृतीय वर्ग के लोग करते हैं। ठीक है। और क्या कहा जाता है, उन्होंने कहा कि एक देश को एक संविधान से चलाया जाएगा और मुख्य तौर पर क्या होगा कि मुख्य तौर पर देश के अंदर सब लोग इस संविधान से चलेंगे। ये जो निरंकुश राजा है इस पर क्या किया जाता है, इस संविधान के जरिए अंकुश लगाने की कोशिश की जाती है कि अब राजा को भी देश के नियमों से और देश के कानून से चलना होगा। अब बहुत महत्वपूर्ण यहां पर एक सवाल बनता है दोस्तों, आपके पेपर के अंदर पूछा भी जाता है कि मुख्य तौर पर ये जो संविधान था इसको लिखने का काम किसने दिया गया। जैसे भारत के संदर्भ में आप सभी को पता है अंबेडकर साहब ने मुख्य तौर पर भारत के संविधान को निर्मित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। ऐसे ही जो फ्रांस का संविधान बनाने की जिम्मेदारी होती है, वहां पर आप लोग देखते हैं कि दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है मिराबाओ और उसी का नाम है आबे सिए। दो व्यक्ति हैं मिराबाओ और आबे सिए, इनको यह काम दिया जाता है कि भाई देश को चलाने के लिए संविधान बनाओ। और ये जो तृतीय स्टेट के लोग हैं, ये जो 600 लोग हैं, इन्होंने अपने हिसाब से ही अब देश को चलाने के लिए संविधान बनाने का काम शुरू कर दिया और संविधान को लिखने की जिम्मेदारी किसको दी है, मिराबो और आबे सराय को दे दी जाती है। फिर क्या होता है, उसी समय के अंदर हम लोग देखते हैं कि दोस्तों जो अब ये देश को चलाने के लिए संविधान की रचना होने लगी है, देश को चलाने के लिए संविधान बनाने की बात यहां पर होने लगी और संविधान बनना शुरू हो गया है। उसी कालखंड में हम लोग देखते हैं कि उस समय ना फ्रांस के अंदर क्या होता है, बहुत जबरदस्त तौर पर आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि भैया जी सर्दी पड़ती है और सर्दी पड़ जाने की वजह से जो फसल थी वो तबाह हो जाती है ना। तो साल 1789 में आप देखें कि जनता परेशान तो थी क्योंकि टैक्स बढ़ रहा है, उसी के साथ देश में अनाज नहीं है, उसी के साथ देश में महंगाई बढ़ चुकी है, उसी के साथ देश में जनसंख्या बढ़ चुकी है। एक और परेशानी आ गई भाई, वो क्या, आप देखते हैं कि जैसे जून का महीना गुजरा, ठंड आई, तो आप देखते हैं कि ठंड इतनी जबरदस्त पड़ी कि आप लोग सोच ही नहीं सकते, बहुत ज्यादा खतरनाक आप देखते हैं कि एक घोर सर्दी पड़ती है और जिसकी वजह से जो बची हुई आप देखते हैं कि फसल होती है वो तबाह हो जाती है। और इस वजह से जो पाव रोटी थी, जो ब्रेड हुआ करता था, जो फ्रांस के लोग खाया करते थे, उसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना। अनाज सड़ चुका है, अनाज खराब हो चुका है सर्दी की वजह से, बर्फ पड़ने की वजह से, और इस वजह से जितना भी अनाज बचा था उससे जो पाव रोटी बनाई जा रही थी, जो ब्रेड बनाया जा रहा था, वो ब्रेड बहुत महंगी कीमतों पर बेचा जाने लगा। और जो गरीब जनता थी जिसके पास पहले ही काम नहीं था, आप देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा परेशान रहती है और राजा जो है वो किसी भी तरीके से जनता की परेशानियों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। वो तो बस ये चाह रहा है कि भैया जी उसका शासन चलता रहे, उसकी बल्ले बल्ले होती रहे। फिर आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि मुख्य तौर पर इतनी ज्यादा परेशान हो जाते हैं लोग और मुख्य तौर पर महिलाएं, वो क्या करती हैं, वो बेकरी पर धावा बोल देती हैं। बेकरी पर धावा मतलब बेकरी उस जगह को कहा जाता है जहां पर आप लोग देखते हैं कि क्या होता है कि जहां पर जो ब्रेड होते हैं उनको बनाया जाता है। तो महिलाएं भैया भूख से तड़प रही थी, इनके बच्चे भूख से तड़प रहे थे और एक मां अपने बच्चे को भूख से तड़पते हुए बिल्कुल नहीं देख सकती। आप देखते हैं कि जो महिलाएं थी ये मुख्य तौर पर क्या करती हैं, ये मुख्य तौर पर बेकरी पर हमला करती हैं। जो खाने की दुकान है, देश के लोग देश के अंदर जो खाने की दुकानें हैं उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब ये खबर जब राजा तक पहुंचती है, लुई 16 तक, तो वो क्या करता है, वो अपनी सेना को भेजता है, देखो जरा जाके देखो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है सड़कों पर। आप देखते हैं कि जो लुई 16 था वो क्या करता है, वो इस विरोध को कुचलने के लिए, ये जो लोग खाने की दुकानों को लूट रहे थे, इसके लिए क्या करता है, इसके लिए फ्रांस की राजधानी पेरिस में क्या करता है, सेना को बुला लिया जाता है, अपनी सेना को वो भेजता है कि जाओ और जरा ये जो विरोध हो रहा है इस पर क्या करो, इस पर अंकुश लगाओ। ठीक है, ये घटना होने लग जाती है और जो लुई 16 की सेना थी, लुई 16 की जो सेना थी, वो जनता को हटाती है, भगाती है और बेकरी जो है, खाने की दुकानों को सुरक्षित करने की कोशिश करती है। लेकिन ये देश की जनता ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि इसके पास वास्तविकता में खाने को नहीं था। जनता भूख से तर्राह रही थी, देश की जनता भूखमरी की तरफ थी, लेकिन राजा अपनी, आप देखिए, अपनी जो शौक थे उनको पूरा करने में लगा हुआ था। उसी समय एक और घटना हुई।
उसी समय आप देखते हैं कि एक अफवाह फैल गई है ना, ये सब चीजें तो चली रही थी, जनता को अपने अधिकार मिल गए थे। संविधान निर्माण की बात तृतीय स्टेट के लोग जो जून के महीने में मिले थे, उन्होंने अपने संविधान बनाने की शुरुआत कर दी थी। महिलाओं ने अटैक किया था, उन महिलाओं के अटैक को दबा भी दिया गया था। उसी समय एक और घटना घटती है, और वो क्या दोस्तों, एक प्रकार की अफवाह फैलने लग जाती है। क्या भैया जी, ये कहा जाता है लोगों के बीच में कि जो सेना है ना, उसको राजा ने आदेश दिया है कि फसल को बर्बाद कर दो, जनता के पास खाने को नहीं है। देश के अंदर फसल बर्फ पड़ने की वजह से, सर्दी पड़ने की वजह से खत्म हो गई है। अब जितनी भी फसल बची है, एक तरीके से अफवाह फैलने लग जाती है कि लुई 16 ने आदेश दिया है सेना से कि जितनी फसल है ना, सबको खत्म कर दो, इन सबको भूखा मरने दो। अब जनता कहती है कि ये बहुत गलत होने वाला है, ये अगर हो गया फिर तो भैया जी हम सब मर जाएंगे, है ना। जितनी भी छोटी मोटी फसलें बची हैं, जितना हमारा अनाज बचा है, जितने हमारी अनाज की बोरियां हैं, हमारी गेहूं की बोरियां हैं, अगर इनमें आग लगा दी गई तो हम क्या खाएंगे। जनता बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। और अब आप क्या देखते हैं कि जो किसान लोग थे, है ना, किसान लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने क्या किया, भैया जी अब तो हमें खाने को सुरक्षित करना होगा, क्योंकि एक तरीके से आप देखते हैं कि अफवाह फैल गई है कि सेना आ रही है, और सेना आ जाएगी, मुख्य तौर पर क्या करेगी, खेतों में आग लगा देगी, बचे हुए अनाजों में भी आग लगा देगी। तो मुख्य तौर पर क्या है, जनता गुस्से से वैसे ही भरी हुई थी, राजा उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था, और ये जो गुस्सा था इस अफवाह की वजह से एक चिंगारी में परिवर्तित हो गया, एक ज्वाला में परिवर्तित हो गया। और फिर आप लोग क्या देखते हैं, फिर आप लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर ये जो किसान लोग थे, ये जो राजा के अलग अलग किले होते थे, है ना, राजा अलग अलग किले बना दिया करते थे, वहां पर राजाओं की सेना हुआ करती थी। तो ये जो किसान लोग थे, उन किलों पर अटैक करते हैं कि भैया जी ये जो किले हैं ना, ये जो किले बना रखे हैं राजा ने अपने, इन्हीं किलों पर क्या किया जाता है, हमला किया जाता है, और वहां पर राजा ने अनाज को रख रखा था अपने लिए, उन अनाजों को लूट लेती है जनता, है ना। तुम जनता के अनाज को लूटने की बात कर रहे थे, एक अफवाह फैलती है, जनता कहती है कि भैया जी हम तुम्हारा ही अनाज लूट लेते हैं। मुख्य तौर पर जो किले थे, किसान लोग क्या करते हैं, उन पर अटैक डालते हैं। उसके बाद जो लगान संबंधी फाइल थी, जो राजा था जो टैक्स लिया करता था, जो टैक्स संबंधी फाइल हुआ करती थी ना, उनको भी जनता गुस्से में जला देती है कि भाई हमें नहीं लेना टैक्स वैक्स, हम नहीं मानते इस टैक्स वैक्स को। और जनता इतनी ज्यादा आक्रोशित थी कि वो किलों पर अटैक करती है, किलों पर जो सैनिक होते हैं उन पर भी अटैक किया जाता है, अनाज वहां से लूट लिया जाता है किसानों के जरिए। और उसके बाद जो वहां पर टैक्स लिया जाता है, लगान का मतलब टैक्स या फिर कर, उससे संबंधित जो कागज और फाइलें होती हैं उनको क्या कर दिया जाता है, आग लगा दिया जाता है। और इस आंदोलन में आप लोग देखते हैं कि कई लोग जो थे, आपको देखते हैं कि मारे जाते हैं, और बहुत से जो लोग थे वो फ्रांस छोड़कर क्या हो जाते हैं, भागने लग जाते हैं, क्योंकि फ्रांस की स्थिति बहुत ही भयावह होने लग जाती है। राजा के ऊपर ही, देश की सेना के ऊपर ही देश के लोगों ने क्या कर दिया था, अटैक कर दिया था। कुछ इस तरीके से आप देखते हैं कि फ्रांस की ये जो क्रांति थी, इसका आरंभ हो चुका है 1789 के अंतर्गत। अब क्या होता है दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर ये जो लुई 16 था, ये जब देखता है कि जनता सड़कों पर आ चुकी है भाई, और अब तो मेरे किले के किले लूट लिए गए, अब जो अनाज बचा हुआ था वो भी लूट लिया गया, और अब देश के अंदर हालात बहुत ज्यादा खतरनाक हो गए, देश की जनता रुकने को तैयार नहीं है। और ये कौन सी जनता है, मुख्य तौर पर तृतीय स्टेट के लोग, किसान हुए, मजदूर हुए, गुलाम हुए, महिलाएं हुई, ये वो लोग हैं, गरीब लोग हैं जो परेशान थे। ये लुई 16 से कह रहे थे कि भैया जी अब या तो आर और पार की लड़ाई, और इस आर और पार की लड़ाई में आप देख रहे हैं कि लुई 16 कमजोर पड़ रहा है, और जो तृतीय स्टेट के लोग थे वो पावरफुल बन रहे हैं, वो अपनी शक्ति को मजबूत करते जा रहे हैं। और फिर समय गुजरते गुजरते आप देखते हैं कि लुई 16 को समझ में आता है, वो अपनी हार मान लेता है कि भैया जी जो आप कहना चाह रहे हैं उस बात को मैं मानने के लिए तैयार हूं। लुई 16 को दिखता है कि इनसे जीतना संभव नहीं है, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। और लुई 16 क्या करता है, वो मुख्य तौर पर क्या कहता है कि जो नेशनल असेंबली है उसको मान्यता देने के लिए तैयार रहेगी। लुई 16 कहता है कि जो भी तुम्हारी बात है, तुम कह रहे हो ना कि देश को संविधान से चलाना है, मैं तैयार हूं चलाने के लिए। तुम चाहते हो कि मेरी शक्तियां जो इतनी ज्यादा हैं इसको कानून के हिसाब से चलाया जाए, मैं मानने को तैयार हूं। ये जो तुम विरोध कर रहे हो, क्रांति कर रहे हो, कृपया उसको रोको। ये बात यहां पर आप देखते हैं कि लुई 16 मानने को तैयार हो जाता है। और उसी के साथ क्या किया जाता है, उसी के साथ एक बहुत बड़ा कारनामा दोस्तों आपको होते हुए दिख रहा है कि 4 अगस्त 1789, ये बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। इसके अंतर्गत क्या किया गया फ्रांस में, इसके अंदर जो टैक्स था, सामंती व्यवस्था, सामंती व्यवस्था का मतलब जो जमींदारी प्रथा थी, है ना, जमींदारी प्रथा का मतलब कि एक जमीन है, एक खेत है, उस खेत के अंदर एक जमींदार है या फिर एक अमीर व्यक्ति है, वो लोगों से खेती करा रहा है और उनसे टैक्स ले रहा है, और लोगों को गुलाम बनाकर उसने रखा हुआ है। तो ये जो जमींदारी व्यवस्था थी, सामंती व्यवस्था थी, जो तृतीय स्टेट के लोगों से टैक्स लिया जाता था। और आपको पता है कि देश के अंदर फ्रांस में क्या था कि अगर आप अमीर परिवार में पैदा हुए या फिर अगर आप
पादरी हैं। पादरी का मतलब है कि अगर आप धर्म का काम करते हैं तो आपको स्पेशल अधिकार दिए गए थे, है ना? ऐसा था कि नहीं था? जी हां, फ्रांस में ऐसा था कि जो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोग थे, जो पादरी वर्ग, और आपको पता है कि जो हमारा कुलीन वर्ग के लोग थे, उनको स्पेशल अधिकार दिए गए थे। लेकिन भाई आप देखते हैं कि 4 अगस्त 1789 में ये यहां पर जनता ने एक प्रकार से राजा को हिला दिया। राजा कहता है कि भाई जो जनता की बातें हैं मैं उसको मानने को तैयार हूं, देश में संविधान से चलेगा, देश अब संविधान से चलेगा। और ये जो पादरी लोगों को और उसी के साथ अमीर लोगों को ज्यादा अधिकार मिले हुए हैं, स्पेशल अधिकार मिले हुए हैं, विशेष अधिकार का मतलब ये जो स्पेशल अधिकार मिले हुए हैं ये समाप्त। अब कानून की नजर में सबको समान बनाने की बात यहां पर की जाती है। और उसी के साथ जो चर्च था, है ना, कि भैया जो चर्च जिसने बहुत ज्यादा देश की जमीन पर कब्जा किया हुआ था उसको भी जब्त कर लिया गया। अब देश के अंदर देश को सिर्फ देश पर जो टैक्स है वो चर्च नहीं लेगा, सिर्फ राजा को ही लेने का, टैक्स लेने का अधिकार यहां पर दिया गया। तो ये क्रांति का आप देखते हैं कि आरंभ हुआ और यहां पर आप देखते हैं कि जो लुई 16 था वो जनता से परेशान होता है। क्या होगा? क्या लुई 16 अब सही तरीके से देश का शासन करेगा? क्या लुई 16 सही तरीके से देश का शासन करेगा और अब कोई प्रकार की समस्या नहीं रहेगी? क्या अब सब खुशी से जिएंगे? क्या अब फ्रांस में कोई समस्या नहीं रहेगी? इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, है ना? तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई है कि भाई जनता ने दिखा दिया, तृतीय स्टेट के लोगों ने कह दिया कि भैया जी हम नंबर में ज्यादा हैं और यहां पर हमारी चलेगी। और ये जो अमीर लोगों ने, चर्च के लोगों ने बहुत ज्यादा शोषण किया था तृतीय वर्ग के लोगों का, उस शोषण का आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं खात्मा यहां पर होते हुए दिखता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहां से अब हम लोग आगे की कहानी को डिस्कस करने से पहले रिवीजन कर लेते हैं और फिर हमारे क्विज के सवाल होंगे, उन क्विज के सवालों को एक एक कर हम लोग आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि दोस्तों जो हमारा मध्यम वर्ग था इसकी शुरुआत किस तरीके से होती है, इसको हमने डिस्कस किया। हमने देखा जो फ्रांस का समाज था वो 3 भागों में बटा हुआ है, जिसमें प्रथम वर्ग के अंदर कौन होते हैं, जिसमें प्रथम वर्ग के अंदर हमारा क्या था दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो पादरी वर्ग था, जो धर्म का काम किया करते थे, वो लोग आया करते थे। और जो हमारा द्वितीय वर्ग था दोस्तों, उस द्वितीय वर्ग के अंदर हमारे कौन लोग शामिल थे, फ्रांस के अंदर जो कुलीन वर्ग के लोग थे, अमीर लोग शामिल थे। और जो तृतीय वर्ग था उसके अंदर आप सभी को पता है कि जो किसान थे, उसी के साथ आपको दिखता है कि जो हमारे मजदूर लोग थे, है ना, महिलाएं थी और गुलाम लोग थे, है ना। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, समय गुजरता चला गया और 18वीं शताब्दी के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि एक प्रकार से बड़ा परिवर्तन आया। क्या हुआ कि कारखाने खुलने लगे और इन कारखाने खुलने के साथ ही क्या हुआ कि बहुत से जो तृतीय वर्ग के अंदर लोग थे ना, उन्होंने अपना थोड़ा बहुत पैसा जोड़कर क्या किया, कारखानों को लगाया और चीजों का उत्पादन किया। इन चीजों का उत्पादन करने के बाद, अलग अलग चीजों को बनाने के बाद, ये जो गरीब लोग थे, किसान, मजदूर, इनमें से कुछ लोगों ने क्या किया, अपना उत्पादन करने के बाद थोड़ा बहुत पैसा कमाया और ये क्या हो गए, ये थोड़े अमीर हो गए। ये बहुत ज्यादा अमीर नहीं हुए, ये द्वितीय कैटेगरी में नहीं आए, ना ये बहुत ज्यादा गरीब रहे। ये एक नया वर्ग बना जिसे क्या कहा गया, जिसे मध्यम वर्ग या फिर मिडिल क्लास लोग कहा गया। और ये जो मिडिल क्लास लोग थे ना, ये तृतीय लोगों से प्रेम करते थे क्योंकि ये इन्हीं से आए थे। और इन मिडिल क्लास लोगों ने क्या किया, इन तृतीय लोगों को, तृतीय स्टेट के जो लोग थे, इनकी सोच को बदला और इसके लिए इन्होंने क्या किया, अलग अलग जो विचारक थे, जिसके अंदर आप लोगों ने देखा कि हमारे रूसो भाई साहब हुए, जॉन लॉक हुए, उनके जो अधिकारों की बात थी उनको सब लोगों को समझाया। तृतीय स्टेट के लोग अधिकतर पढ़े लिखे नहीं थे, तो इनको समझाने के लिए उन पूरी कहानी, उन पूरी किताबों को पढ़ पढ़कर सुनाया और जनता को अपने अधिकारों के बारे में पता चला। जब जनता को अपने अधिकारों के बारे में पता चला तो जनता क्या करती है, फिर क्रांति की शुरुआत करती है, यानी कि राजा के खिलाफ इकट्ठी होती है। और राजा जो टैक्स बढ़ाने की बात कर रहा था, उस टैक्स को बढ़ाने की बात पर क्या किया जाता है, जनता कहती है कि ऐसा नहीं होगा, जनता सड़कों पर आ जाती है। तो लुई 16 कहता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, और इसके लिए क्या होता है, एक मीटिंग होती है, आप सभी को पता है, जिसमें प्रथम स्टेट से 300 लोग आते हैं, द्वितीय स्टेट से 300 लोग आते हैं और तृतीय स्टेट से 600 लोगों को बुलाया जाता है। हर एक स्टेट को एक वोटिंग का अधिकार दिया जाता है और उसके जरिए क्या टैक्स को बढ़ाना है या फिर नहीं बढ़ाया उसका फैसला लेने की बात होती है। लेकिन जो तृतीय स्टेट के लोग थे वो कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम संख्या में ज्यादा हैं तो हमें वोटिंग का ज्यादा अधिकार मिले। लुई 16 कहता है कि मैं ऐसा नहीं मानूंगा और ये जो नेशनल असेंबली की मीटिंग हो रही थी इसको रद्द कर दिया जाता है और कोई फैसला नहीं होता। फिर ये मई के महीने में मीटिंग होती है, फिर जून के महीने में आप देखते हैं कि क्या हो जाता है दोस्तों, ये जो तृतीय स्टेट के लोग थे 600 लोग, ये टेनिस कोर्ट में मिलते हैं, टेनिस के एक गार्डन में मिलते हैं और यहां पर मिलने के बाद ये कहते हैं कि भाई अब हमें अपने देश को संविधान से चलाना होगा और देश को चलाने के लिए एक संविधान को ये निर्मित करते हैं और देश में हर एक व्यक्ति को संविधान से चलने की बात की जाती है, उस संविधान को बनाने की घोषणा हो जाती है।
उसी के साथ अब ये सब चीजें चली रही होती हैं, देश में सर्दी बहुत पड़ जाती है, सर्दी पड़ने की वजह से महंगाई और बढ़ जाती है, लोगों के पास बिल्कुल भी खाने को नहीं होता, लोग दुकानों को लूटने लग जाते हैं, मुख्य तौर पर महिलाएं दुकानों को लूटती हैं। उसके बाद राजा उस विरोध को रोकने की कोशिश करता है और वो जनता को तितर-बितर कर देता है। लेकिन मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि जो जनता थी वो कहती है राजा से कि भाई अब ऐसा नहीं चलेगा और आपको हमारी बातों को मानना होगा, और जनता इतनी ज्यादा सड़कों पर आ जाती है कि लुई 16 कहता है कि तुम्हारी मांग क्या है। जनता कहती है कि भाई अब देश को संविधान से चलाना होगा, तो लुई 16 क्या कहता है, जनता की बात को पूरे तौर पर आप देखते हैं कि मान लेता है। और उसी के साथ फिर 4 अगस्त 1789 में क्या हो जाता है, देश में जो स्पेशल अधिकार दिए गए थे कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को, इनके अधिकारों को खत्म किया गया और चर्च ने जो जमीनों पर कब्जा किया हुआ था उनको अब देश की जनता को समर्पित किया गया। ये अब तक हमने इसको देखा और हमने अब तक ये देख लिया कि भाई लुई 16 अभी भी शासन में है और तृतीय स्टेट की बातों को कहीं ना कहीं सुना जा रहा है और देश में संविधान बना। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि ये जो संविधान बना, क्या इससे सच में फ्रांस में परिवर्तन आएगा? क्या लुई 16 अब कोई चालाकी नहीं चलेगा? क्या लुई 16 अब कोई शैतानी नहीं करेगा? क्या लुई 16 अब सुधर गया है? क्या होगा लुई 16 का? क्या होगा फ्रांस का? क्या होगा फ्रांस की तृतीय स्टेट के लोगों का? क्या फ्रांस में खुशहाली आ गई? क्या सारी समस्याएं खत्म हो गई? इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अब यहां से हम लोग आपके साथ कुछ हमारे क्विज के क्वेश्चंस होंगे, उनको एक एक कर क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सवाल है कि मध्यम वर्ग से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है ना, कि मध्यम वर्ग के जो लोग थे उनके बारे में एक जो बात है वो पूरे तौर पर यहां पर गलत है, उस गलत बात को आपको क्या कर लेना है दोस्त, ढूंढ लेना है। पहला है कि मध्यम वर्ग में कोर्ट के अधिकारी, वकील और प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे। दूसरा, सामाजिक और आर्थिक ढांचे में बदलाव की जिम्मेवारी मध्यम वर्ग पर थी। तीसरा, लुई 16वां टैक्स को घटाना चाहता था। और तीसरा, दार्शनिक और राजनीतिक विचारकों के किताबों के माध्यम से लोगों तक उनकी बातें बताई गई, कि मध्यम वर्ग के लोगों ने ही पढ़े लिखे लोगों की जो किताबें थी उनको सिंपल शब्दों में लोगों को एक्सप्लेन किया। कोई एक बात है जो यहां पर कहीं ना कहीं आपको झूठी दिख रही है, गलत दिख रही है, उसको आपको पकड़ लेना है। एबीसीडी 4 ऑप्शंस हैं, तो देखते हैं कि कौन बच्चे या बच्ची सही ऑप्शन को बताएगा। जल्दी से आपको कमेंट में अपने आंसर को पेश करना है। और यहां पर हम सभी को बताए कि मध्यम वर्ग के अंदर अधिकारी लोग थे, वकील लोग थे और प्रशासनिक लोग, जो पढ़े लिखे लोग थे वो शामिल थे। बिल्कुल सच बात है। और इन्हीं लोगों ने क्या किया था, फ्रांस के अंदर सामाजिक और आर्थिक बदलाव को लाने की जिम्मेदारी उठाई थी, कि हम देश के अंदर ये जो गलत हो रहा है ना, अमीर गरीब का इतना अंतर है, तृतीय स्टेट के लोगों के साथ इतना गलत हो रहा है, मध्यम वर्ग के लोगों ने जिम्मेदारी उठाई और इस जिम्मेदारी के लिए उन्होंने लोगों को पढ़ाना शुरू किया और उन तक जो किताबें थी उनके ज्ञान को बताया। तो ये तीनों ही बातें सही हैं। क्या लुई 16 टैक्स को घटाना चाहता था? नहीं भाई, वो तो घटाने के लिए तैयार ही नहीं था। आपका ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही बनता है। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है, पूछा जा रहा है कि पहले और द्वितीय स्टेट में कितने कितने प्रतिनिधि थे, है ना, कि जो मीटिंग हुई थी उसमें पहले स्टेट से और द्वितीय स्टेट से कितने कितने लोग आए थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। कि 300 प्रतिनिधि पहले से और 300 प्रतिनिधि दूसरे स्टेट से, 400 प्रतिनिधि, 400 प्रतिनिधि, 400, 300, 300 और 400। तो 4 ऑप्शंस हैं। आप बताइए कि आपके हिसाब से यहां पर कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही बनता है। जल्दी से आपको कमेंट के अंदर अपने आंसर को क्या करना है दोस्तों, बताना है। आप सभी को पता है कि जो हमारा पहला स्टेट था, है ना, प्रथम स्टेट, जिसे हम लोग प्रथम स्टेट कहते हैं, यहां से 300 लोगों को लिया गया था। और ऐसे ही जो हमारा द्वितीय स्टेट है, द्वितीय स्टेट से भी 300 लोगों को लिया गया था। तो आपका ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल सही बनता है। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि क्रांति की शुरुआत के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, कि इनमें से वो कौन सी बात है जो क्रांति के बारे में बिल्कुल सही नहीं है, वो आपको बतानी है। लिखा है कि टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव को पास करने के लिए लुई 16 ने स्टेट जनरल की असेंबली बुलाई। अगला है कि 5 मई 1789 के दिन 10,000 प्रतिनिधि एक भवन में इकट्ठा हुए थे। तीसरा है कि इनमें से पहले और दूसरे स्टेट में 300 प्रतिनिधि थे। चौथा है कि किसान और मजदूरों को तो शामिल नहीं होने दिया था, तो उन्होंने लगभग अपनी 40,000 चिट्ठियां अपने 600 लोगों के द्वारा उस मीटिंग में भेजी थी। तो कोई एक बात है जो यहां पर सही नहीं है, उस बात को आपको पकड़ना है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि यहां पर सही उत्तर हमारा कौन सा बनता है ना। देखिए, जो लुई 16 था, लुई 16 था, वो टैक्स बढ़ाने को तैयार था और इसने इसी को लेकर एक असेंबली या फिर मीटिंग बुलाई थी। ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद 5 मई 1789 को 10,000 लोगों का प्रतिनिधि, भाई 10,000 नहीं थे, है ना। आप सभी को क्या पता है दोस्तों कि 300 लोग थे प्रथम स्टेट से
उसके बाद 300 लोग थे द्वितीय स्टेट से और 600 लोग थे कहां से, तृतीय स्टेट से। तो टोटल 1200 लोगों को चुना गया था। तो ये बात गलत बनती है, आपका ऑप्शन बी यहां पर सही है। उसके बाद पहले और द्वितीय स्टेट में 300 प्रतिनिधि थे, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद किसानों और मजदूरों की जो समस्याएं थी वो चिट्ठियों के जरिए उन्होंने अपने प्रतिनिधियों के तक पहुंचाई थी, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल सही बनता है। 10,000 थोड़ी थे, सिर्फ 1200 लोग थे। इनमें 600 लोग तृतीय स्टेट से थे, बाकी प्रथम और द्वितीय स्टेट से थे। अगला सवाल है कि कुलीन और पादरी वर्ग के अधिकारों को कब समाप्त कर दिया गया, है ना। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों कि कुलीन और पादरी वर्ग को जो मिले हुए स्पेशल अधिकार थे, विशेष अधिकार का मतलब कि इनको दिए गए जो स्पेशल अधिकार थे उनको कब समाप्त कर दिया गया, ये यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि पूछा जा रहा है। तो बहुत बेहतरीन आपका ये प्रश्न बन रहा है। तो बताइए दोस्तों, आपके हिसाब से यहां पर कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि किस तारीख में कुलीन वर्ग यानी कि अमीर लोग और पादरी वर्ग यानी कि जो चर्च के लोग थे उनको दिए गए जो स्पेशल अधिकार थे वो खत्म कर दिए और उनको समान लाया गया, सब समान है। ये बात कब की गई? आप सभी को पता है कि 4 अगस्त 1789 में इस कानून को बना दिया गया था। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही बनता है, ठीक है। और यहां पर हमने आप सभी के साथ आपके जो क्विज के क्वेश्चंस थे दोस्तों उनको एक एक कर किया। उम्मीद है कि आप सभी बच्चों ने बिल्कुल सही क्वेश्चंस किए होंगे। अब यहां पर हम लोग आपके सामने आपके होमवर्क के क्वेश्चंस को दिखा रहे हैं। ये आपके होमवर्क के क्वेश्चंस आपको कहां मिलेंगे? हमारी जो ऐप है ना पीडब्ल्यू की, उस ऐप के अंदर दोस्तों आप जाइए, आपका जो कोर्स है उसको टाइप कीजिए और वहां पर आपको हमारी क्लास मिल जाएगी। वहां पर ये आपके क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स भी आपको मिलेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके इस लेक्चर नंबर 2 के अंतर्गत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पेपर में ये बहुत बार पूछे गए तो इनको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। हम पूरी तत्परता के साथ आपकी मदद के लिए जुड़े हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस को जरूर कीजिएगा। ये आपके होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये आपके होमवर्क के क्वेश्चंस हुए दोस्तों। बढ़ते हैं आगे और आपको कहते हैं क्या? थैंक यू। क्या कहते हैं दोस्तों? थैंक यू, शुक्रिया। तो अब तक फ्रांस की क्रांति का लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 अपन लोगों ने कर लिया है। अब अपने लेक्चर नंबर 3 जो हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर होगा उसके अंतर्गत हमें यह समझना होगा कि क्या लुई 16 सुधर गया, क्या लुई 16वां संविधान के हिसाब से चलेगा, क्या अब फ्रांस के अंदर कोई समस्या नहीं होगी, क्या फ्रांस की जनता की सारी समस्याएं खत्म हो गई, क्या गरीबों का सच में उद्धार हो गया, क्या यह संविधान सबका ध्यान सच में रखेगा, क्या होगा फ्रांस का और क्या होगा फ्रांस की इस गरीब जनता का, इसके बारे में हम लोग आप सभी के साथ लेक्चर नंबर 3 में करेंगे डिस्कशन, जहां पर लुई 16 की कहानी को देखेंगे, फ्रांस की गरीब जनता की कहानी को देखेंगे, इस संविधान के जरिए क्या परिवर्तन आएगा उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो आप लोगों से मुलाकात होगी अपने नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में से चैप्टर के। तब तक आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, होमवर्क जो दिया जा रहा है उसको जरूर करें। आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखिए।